अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। इस टाइम आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी के घर पर मौजूद हैं जिनसे उनके सहाफ़ती करियर के हवाले से डिटेल के साथ आज हम बात करेंगे। ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ और कैसा रहा, क्या आने वाले लोगों को इस शोबे से वाबस्ता होना चाहिए या नहीं, इस पर हम आज डिटेल के साथ बात करेंगे। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है मेरे आपके हम सब के फेवरेट सोहेल वड़ाइद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सोहेल साहब थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। मेहरबानी। कैसे हैं आप? ठीक? बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक है। आज हमने करनी है आपसे आपस की बात। ज़रूर। सबसे पहले आपके करियर के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। आपका सहाफ़ती करियर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, ज़ीरो से स्टार्ट किया और बहुत अच्छे अंदाज में उसको लेकर आप आज तक चल रही हैं। आगाज़ कैसे हुआ था? आगाज़ एक अप्रेंटिस सब एडिटर के तौर पर, एक बिल्कुल नवाइस, बिल्कुल नो आमोज़ बच्चा जो यूनिवर्सिटी से निकला, वो सीधा अखबार के दफ्तर गया। अच्छा। और अखबार के दफ्तर पे जो एडिटर डेस्क है, सब एडिटर्स डेस्क, वहाँ बैठ के उसने काम शुरू कर दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्टार्ट जो है वो आपने अखबार के डेस्क से लिया, फिर आगे जी, फिर रिपोर्टर बना, पहले सब एडिटर बना, फिर रिपोर्टर बना। रिपोर्टिंग मैंने पॉलिटिकल भी की और क्राइम रिपोर्टिंग थोड़ा अर्सा की। अरे क्राइम रिपोर्टिंग जी। और आप? हाँ जी, मैं तो क्राइम रिपोर्टिंग हो गया था क्राइम रिपोर्टर, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि रात को कोई 12-1 बजे डेड हाउस जाते हैं क्राइम रिपोर्टर, और साथ जो होता है फोटोग्राफर होता है। बिल्कुल ठीक है। तो जब हम रात डेड हाउस गए तो कोई और बंदा नहीं था, वो क्लर्क जो ड्यूटी पे होता है वो भी नहीं था। ठीक है। तो हमने देखा तो 2 डेड बॉडीज आई हुई थी। ओके। तो वो जो फोटोग्राफर है वो कहता है कि ये ज़रा लाश जो है ना, इसका ज़रा मुंह इधर करो। अंदर अंधेरा, मैं तो डर गया। उसके बाद सुबह आके मैंने फैसला किया ये काम मैंने नहीं करना। सुबह उठ के सबसे पहले जवाब किसको दिया कि मैंने नहीं अब जाना? मैंने नहीं, तरीके से मैंने कहा कि नहीं, ये क्राइम रिपोर्टिंग किसी और को दें। अच्छा। मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग ही करूँगा। आपका पसंदीदा सहाफ़ी कौन है? पसंदीदा सहाफ़ी जो है मेरे अमेरिका में ही हैं ज़्यादा। अच्छा, और या बरतानिया में, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनको मैं देखता हूँ, जिनकी किताबें पढ़ता हूँ, जिनकी स्टोरीज देखता हूँ। ठीक है। पाकिस्तान में कोई ऐसा सहाफ़ी नहीं है जिसको आप पसंद करते हैं? नहीं, पसंद तो खैर बहुत सारे हैं, ये नापसंद तो कोई भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं अच्छी जर्नलिज्म की। ठीक है। वो सारे ही मेरे पसंदीदा, बल्कि जितने भी जर्नलिस्ट सच की कोशिश करते हैं तो वो सारे मेरे पसंदीदा हैं। और बहुत से आपके स्टूडेंट्स भी ऑब्वियसली होंगे। जी, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे कोलीग्स भी हैं। आई थिंक सो 80+ हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स ही होंगे। जी, होंगे। बिल्कुल ठीक है। पसंदीदा गुलकार कौन है? पसंदीदा गुलकार बदलते रहते हैं। जो गाना अच्छा लगे उसका गुलकार भी अच्छा लगना शुरू हो जाता है। यानी जो गाना ज्यादा ऑब्वियसली जो वायरल होता है, वायरल हो गया या पसंद आ गया। पहले गज़लें बहुत पसंद होती थी, तो गुलाम अली को सुनते थे, राहत फ़तेह अली ख़ान को सुनते थे, इंडिया के उस ज़माने में अनूप जलोटा थे, और इस तरह के वहाँ के जो गज़ल गो थे वो, तो उनको सुनते थे। फिर अब तो जो शोको शंग गाने हैं वो भी कई दफ़ा अच्छे लगते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल मुन्नी बदनाम हो गई से लेके जितने भी नए आते हैं सारे सुनने पड़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जहाँ पर हम पसंद और नापसंद की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम जब ड्रामास को देखते हैं, पता नहीं अब आपको टाइम मिलता है या नहीं मिलता ड्रामास को देखने का, उसमें आपके कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको बड़े अच्छे लगते हैं, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो ऑब्वियसली नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं कहानी के अंदर, वो आपको अच्छे नहीं लगते हैं। तो पसंदीदा एक्टर कौन सा है? देखिए, ड्रामास तो मैं बिल्कुल नहीं देखता, मेरी बीवी बहुत रेगुलरली देखती है। अच्छा। तो वो चूँकि देख रही होती है तो मैं आते जाते मेरी कोई नज़र पड़ जाए। अच्छा। तो पड़ जाए, मगर ना मैं अब ड्रामे नहीं देखता। पुराने ज़माने में देखे हुए हैं, वारस देखा हुआ है, वो दहलीज देखा हुआ है, उस ज़माने के जो ड्रामे थे। तो चुनाचे मेरी जो पसंद है वो भी उसी ज़माने के एक्टर हैं, लेकिन जो आजकल महविश याद हैं या आजकल की जो बड़ी एक्ट्रेसेस हैं उनका पता है और उनको फॉलो भी करते हैं। महविश का मैंने इंटरव्यू भी किया था। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब हम कहानी की बात करते हैं, थोड़ा सा ज़रा सीरियस मोड पर मैं इस पर चाह रही हूँ कि आपसे मैसेज लिया जाए। हम ड्रामाज में नई नस्ल को क्या तरबियत देते हैं?
पुराने ड्रामास की जब हम बात करते हैं या मौजूदा ड्रामास की हम जब बात करते हैं तो कहानी में आप क्या समझते हैं कि आपकी जो कहानी है वो अच्छी होती है या पुरानी अच्छी होती थी? नहीं, देखिए, कहानी रियलिस्टिक होनी चाहिए और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। बदकिस्मती से एक ही तरह की कहानियां हैं, इनोवेशन नहीं है, ठीक है, क्रिएटिवनेस नहीं है, ठीक है। इसी वजह से आप देखें कि हमारी फिल्म खत्म हो गई। दुनिया में आप हॉलीवुड की फिल्में देखें, उसमें हर फिल्म की कहानी डिफरेंट होती है, उसमें एक कोई ना कोई ऐसी दिलचस्पी होती है कि लोग आज तक देख रहे हैं, अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, हॉलीवुड की फिल्में। हमारे यहाँ अगर एक गुज्जर की फिल्म चल पड़ी है तो बस फिर सारी गुज्जर ही बनाते जाएंगे, या मौला जट जो है वो बनानी शुरू की है तो सारी उसी की कॉपी बना रहे हैं, लकीर के फकीर। तो उससे चलो एक फिल्म तो चल गई, पर बाकी जो होती हैं वो इसी कहानी की फिल्में नहीं चल सकती। बिल्कुल ठीक है। और जितनी समाज के करीब होंगी, जितनी हालात के करीब होंगी, वाकयात के करीब होंगी, उतनी अच्छी कहानी जो है वो लगेगी। आज के हालात जो है उस पे किसने कहानी लिखी है? ठीक है, होना तो ये चाहिए ना कि आज के हालात पे कहानी लिखी जाए, आज के वाकयात पे कहानी लिखा जाए। सोहेल साहब, आज के हालात पे कहानी लिख के डंडे किसने खाने हैं? नहीं, लेकिन सवाल ये है कि अगर आप समाज के करीब नहीं रहते तो ना आपकी शायरी, ना आपकी फिल्म, ना आपका ड्रामा ये रेलेवेंट नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। दुनिया भर में देखें, जब शायर जब रेलेवेंट होते थे, अब तो शायर भी रेलेवेंट नहीं है, जब शायर रेलेवेंट होते थे, फैज थे, इकबाल थे, तो उन्होंने उस जमाने के हालात पे लिखा ना। इकबाल ने एक नए मुल्क का तस्वर दिया, फैज ने एक इनकलाब का तस्वर दिया। अब उसके बाद कौन सा शायर है जिसने कोई तस्वर दिया हो? बिल्कुल ठीक है। इसी तरह आप देखें, कौन सी ऐसी फिल्म है जो हमारे जहन में बैठ गई है, या जिसने हमें कोई जो है आगे उकसाया है कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। सहाफत में आपका उस्ताद कौन है? मेरे उस्ताद बहुत से हैं। अतर मसूद साहब थे, जो है वो डायरेक्टर न्यूज़ होते थे उस ज़माने में, एडिटर थे, अब फौत हो गए हैं। उनसे बहुत कुछ सीखा, अपने कुलीग से बहुत कुछ सीखा। मेरे जो कुलीग थे, अंजुम रशीद थे, जमील चिश्ती थे, इम्तियाज़ राशिद थे, इनसे बहुत सीखा। इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होते हैं। बिलावल को मैं मशवरा दूंगा कि फॉरेन मिनिस्ट्री तो उन्होंने बड़ी अच्छी चलाई है, लेकिन जो पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला इकॉनमी है, वो भी चला के दिखाएं ताकि पता चले कि कल को ये लीडर बनेंगे, वजीर आज़म बनेंगे तो क्या करेंगे। मरियम नवाज जो हैं, ये एक तो सियासत लगातार करें, ये वक्फे से करती हैं। अच्छा। कुछ अरसा एक्टिव हो जाती हैं, फिर घर बैठ जाती हैं। नवाज शरीफ साहब को क्या मशवरा देंगे? नवाज शरीफ को मशवरा देते हैं कि इलेक्शन से पहले जरूर आ जाएं। अच्छा। कि अगर इलेक्शन से पहले ना आए तो उनकी पार्टी का बुरा हाल हो जाएगा। जहाँ पर हम बात करते हैं तज्ज़िये के हवाले से, जहाँ पर हम बात करते हैं मशवरे के हवाले से, दोनों एक अच्छा खासा डिफरेंस है इनमें। लेकिन मशवरे की जब बात आती है, आप जब माशाल्लाह से एक सीनियर जगह पर मौजूद हैं, आपका नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में माना जाता है, देखा जाता है, लोग पसंद करते हैं आपको, आपके शो को। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम आपसे लेंगे कुछ मशवरे, कुछ पर्सनालिटीज़ के हवाले से। सबसे पहले जो हमारा मशवरा सेगमेंट है, क्या मशवरा देंगे बिलावल को? बिलावल को मैं मशवरा दूंगा कि फॉरेन मिनिस्ट्री तो उन्होंने बड़ी अच्छी चलाई है, लेकिन जो पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला इकॉनमी है, वो भी चला के दिखाएं ताकि पता चले कि कल को ये लीडर बनेंगे, वजीर आज़म बनेंगे तो क्या करेंगे। ठीक है। मरियम नवाज जो हैं, ये एक तो सियासत लगातार करें, ये वक्फे से करती हैं। अच्छा। कुछ अरसा एक्टिव हो जाती हैं, फिर घर बैठ जाती हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि गवर्नेंस का तजर्बा नहीं हमने इनका देखा। ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इमरान खान को भी गवर्नेंस नहीं आती थी, क्योंकि गवर्नेंस की नहीं थी उन्होंने। तो जब तक आप गवर्नेंस करते नहीं हैं, उतनी देर तक आपको मौका नहीं मिलना चाहिए। तो उन्हें चाहिए कि पहले गवर्नेंस करके दिखाएं। बिल्कुल ठीक है।
आपने कहा कि मरियम जो है वो कॉन्टीन्यूसली वो नहीं करती हैं, सियासत नहीं करती हैं, कभी कर ली और कभी घर बैठ गए, तो घर के थक के बैठ जाती हैं, हालात से तंग आके बैठ जाती हैं? इशारा मिलता है, मेरा ख्याल है वालिद साहब उनको कहते हैं कि आप जरा चुप कर जाओ, अच्छा, और आप तेज हो जाओ। नवाज शरीफ साहब को क्या मशवरा देंगे? नवाज शरीफ को मशवरा देते हैं कि इलेक्शन से पहले जरूर आ जाएं। अच्छा, कि अगर इलेक्शन से पहले ना आए तो उनकी पार्टी का बुरा हाल हो जाएगा। अगर ना आए तो बुरा हाल हो जाएगा, ये ब्रेकिंग दे रहे हैं जी। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान क्या होना चाहिए? वो ठीक जा रहे हैं, अपनी सियासत ठीक कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। पहली दफा मौलवियों की बजाय उन्होंने आम लोगों को भी अपनी पार्टी में शामिल किया है, इलेक्टेबल्स को शामिल करना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो वो जो जिस तरह जो मुस्लिम लीग है या तहरीक इंसाफ है, उस तरह की अब पार्टी बन रही है, वो सिर्फ मौलवियों वाली पार्टी नहीं रही। ठीक है, लोग बड़ा डरते हैं राना सनाउल्लाह साहब का नाम सुन के। वो डिफरेंट है, वो उनकी सोच बज़ाहिर उनसे डर लगता है, लेकिन उनकी सोच नहीं, बड़ी पार्लिमानी सोच है, और वो इस तरह इतने सख्त नहीं है जिस तरह लोग समझते हैं। बड़े समझदार हैं, बड़े समझदार हैं। क्या मशवरा है उनके लिए? राना साहब से मेरा मशवरा ये है कि थोड़ी अपनी मूछें अगर कम करें तो उनका रौब और खौफ जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन राणे मूछें छोटी नहीं करते। शेख रशीद साहब जो है, मेरा ये ख्याल है कि डटे रहें, अगर वाकई डटना है, ये ना हो कि अभी डट जाएं और फिर भाग जाएं। अच्छा, तो जो भी फैसला करना है जल्दी कर लें, देर हो रही है, जल्दी कर लें। फवाद चौधरी बहुत राइजिंग स्टार थे इस वक्त, तो थे। अच्छा। इस वक्त तो जो है वो ज़ेरे साया, ज़ेरे गर्दिश है, तो उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा वो मुकाम हासिल करने के लिए जिस मकाम पे वो चले गए थे। फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए दोबारा सरगर्म होना पड़ेगा, अपनी दोबारा रेपुटेशन बनानी पड़ेगी, तहरीक इंसाफ उन्हें कबूल करेगी नहीं करेगी, आगे क्या होगा, नई किस पार्टी में जाएंगे, ये बड़े उनके लिए मसाइल है। जहांगीर तरीन तो जो है वो सियासत को बड़े रिलैक्स अंदाज में करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नहीं, रिलैक्स अंदाज में करते हैं, जबकि सियासत को तो फुल टाइम जॉब है। आप दिन रात काम करते हैं, वो आप डेलीगेट कर देते हैं, टीमें बना देते हैं, उस तरह से फुल टाइम इन्वॉल्व नहीं होते जिस तरह होना चाहिए। और अगर उस तरह इन्वॉल्व नहीं होंगे तो ना वोट बैंक बनेगा ना नैरेटिव बनेगा। लोग तो उनके साथ आ जाएंगे जो ड्राइंग रूम में बैठने वाले हैं, लेकिन फील्ड में बैठने वाले लोग नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, मरियम नवाज के मुतल्लिक आपने बड़ी ज़बरदस्त राय दी, नवाज शरीफ के हवाले से आपने बड़ी ज़बरदस्त राय दी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आप कहाँ देख रहे हैं? मुस्लिम लीग नून पंजाब की पॉपुलर पार्टी है और इसका मुकाबला होगा तहरीक इंसाफ से। होगा तहरीक इंसाफ, और यही दोनों अगले इलेक्शन में एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होंगे। पंजाब में खासकर नॉर्थ पंजाब और सेंट्रल पंजाब में, साउथ पंजाब में इलेक्टेबल्स भी आ जाएंगे, तरीन साहब भी आ जाएंगे, पीपल्स पार्टी भी आ जाएगी, वहाँ मिक्स होगा। अच्छा सोहेल साहब, ये बताइए कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से जब हम बात करते हैं तो क्या कहेंगे? सवाल कोई नहीं है, बस मैंने नाम आपके आगे रख दिया। नहीं, मैं समझता हूँ कि वो बड़े पॉपुलर हैं, बड़े क्रिस्मेटिक हैं, और पॉपुलर हैं, और उनको ये चाहिए कि वायलेंस जो है ना, इससे बिरत का ऐलान करें। और जितने लोग हैं, कुछ जितने भी हैं, 5000 हैं, 4000 हैं, 2000 हैं, इनको पार्टी से निकाल दें। ठीक है, और साफ सुथरे होकर ये कहें कि आइंदा सबको वार्निंग भी हो जाएगी, फौज को भी मैसेज चला जाएगा कि देखें उसने तो सारे बंदे निकाल दिए हैं। ठीक है, इमरान खान कहते हैं मैंने कहा ही नहीं वायलेंस करने का, तो फिर उनको निकाल दें जिन्होंने आपकी वायलेशन की है। ठीक है, और वायलेशन की है, और उसके बाद अपनी पार्टी को पुरअमन सियासत चलाएं। बेशक मार रोड पे जुलूस निकालें, कोई नहीं कुछ कहता, लेकिन जाहिर है कंटोनमेंट्स के अंदर तो आज तक ना पीपल्स पार्टी ने ये किया है, ना नून लीग ने किया, तारीख ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन कब होते देख रहे हैं? देखिए, होने तो अक्टूबर में चाहिए, मेरी ख्वाहिश तो ये है, मेरा स्टांस भी ये है, लेकिन हालात का जब जायजा लेते हैं तो होते नजर नहीं आते। नहीं आ रहे। करीब में कोई 6 माह, कोई 8 माह, कोई 1 साल, अभी तो कोई दूर तक, जितनी देर तक कोई पीटीआई के मामलात जो है वो कुछ सेटल नहीं होते, अभी नहीं लगता कि सेटल हुए हैं। ठीक है, तो वो उस वक्त तक होते नजर नहीं आते। आप क्या समझते हैं कि किसकी कोताही है जो इलेक्शन लेट से लेट हो रहे हैं? मुल्क के हालात ऐसे हैं, देखें, पहले पीटीआई जो थी वो कह रही थी इलेक्शन कराएं,
तो नून समझती थी कि अगर इलेक्शन कराए तो पीटीआई इक़्तिदार में आ जाएगी। फिर पीटीआई से ये गलती हो गई जब तो बजाय इसके कि दबाव सड़कों पे डालते, उन्होंने फ़ौज पे दबाव डाल दिया। तो उसका नतीजा है कि फ़ौज ने जवाबन रिएक्शन दिया है जी। अब जाहिर है फ़ौज के इस रिएक्शन के दौरान तो पीटीआई नहीं बरसरे इक़्तिदार आ सकती। बिल्कुल सही। ये रिएक्शन ठंडा होगा, कुछ हालात बदलेंगे, फिर जाएगा। अंदाज़न कब तक ठंडा होगा? 6 महीने 8 महीने, लेकिन इसके लिए इमरान को अपनी पॉलिसियां बदलनी होंगी, CBMs करने होंगे, अच्छे ऐसे लोग लाने होंगे जो फौज के साथ जिनके अच्छे तल्लुकात हैं। परवेज लाई को आगे लाएं, शाह महमूद कुरैशी को आगे लाएं, परवेज खटक को आगे लाएं, ऐसे लोग लाएं जो जाके उनसे डायलॉग करें और कहेंगे एक सियासी पार्टी है और वायलेंस वालों से फारग हो। बिल्कुल सही। पीटीआई को आप कहाँ देख रहे हैं? मौजूदा सूरत हाल की जब हम बात करते हैं तो नज़र आता है कि पीटीआई टूट चुकी है। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई वोट बैंक उनका इंटैक्ट है? सरप्राइज के अभी वोट बैंक उनका, तमीना, उनका वोट बैंक इंटैक्ट है। अच्छा। उनके जो लीडरशिप है वो जरूर टूटी है, ठीक है, लेकिन वोट बैंक जो है ये बड़ी वक्त लगता होता है। इसके लिए एक सानिया काफ़ी नहीं होता। ठीक है। अब मुझे याद है मैं स्टूडेंट था तो भुट्टो साहब के खिलाफ जो त्यारा अगवा हो गया था, मुर्तज़ा भुट्टो ने त्यारा अगवा किया था, ठीक है, और अल जुल्फ़कार उस ज़माने में बड़ी मशहूर थी, तो उसके इल्ज़ाम ज़िम्मे लगा कि इसने किया है। तो बड़ी कंपेन चली भुट्टो साहब के खिलाफ, लेकिन उससे वोट बैंक नहीं पीपल्स पार्टी का कम हुआ। ठीक है। तो इसी तरह 9 मई का वाकया है, ठीक है, तो लेकिन वोट बैंक नहीं कम होगा। वोट बैंक कम होने के लिए आपको मिडिल आर्डर जो लीडरशिप है ना, वो भी ख़त्म करनी पड़ेगी। ठीक है। और जैसे एमकेएम को ख़त्म किया गया है उतनी लंबा ऑपरेशन करना पड़ेगा जैसे एमकेएम को ख़त्म किया गया। ठीक है। आप क्या समझते हैं कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल हो सकते हैं या पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत बना पाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि अगली दफ़ा जो है बिलावल, जब क्योंकि पंजाब में, सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब में उनकी पोजीशन अच्छी नहीं है। ठीक है। जितनी देर तक यहाँ भी कुछ सीटें नहीं लेते उस वक्त तक वज़ीर आज़म बनना मुश्किल है। वो मेरी ख्वाहिश है कि उसको भी मौका मिले। ख्वाहिश है। बिलावल वैसे ज़ाती तौर पे पसंद है आपको? मुझे पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। बेनज़ीर भुट्टो बहुत पसंद थी, तो इसलिए बिलावल भी बड़ा पसंद है। इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होते हैं। 2020 में आपकी किताब आई कि ये कंपनी अब नहीं चलेगी। अब कौन सी कंपनी चलेगी? अभी सोच रहे हैं कि कौन सी कंपनी चलानी है। अभी फैसला नहीं किया, जब फैसला करेंगे तो लिखेंगे। आपको कभी लिफाफे की ऑफर हुई है? जब मैं बहुत शुरू में आया तो उस जमाने में एक दफा हुई थी। जिंदगी में कितनी मोहब्बतें हुई? मोहब्बत हो जाती है बार बार, कई दफा हुई है। निभाई कितनी मोहब्बतें? हर एक निभाई है। सही बताएं? सही कहा आपने, तो कभी कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिए। कभी बेवफाई नहीं की। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सोहेल साहब, क्या कहेंगे? 2020 में आपकी किताब आई कि ये कंपनी अब नहीं चलेगी। अब कौन सी कंपनी चलेगी? अभी सोच रहे हैं कि कौन सी कंपनी चलानी है। अभी फैसला नहीं किया, जब फैसला करेंगे तो लिखेंगे। ठीक है। अपनी राय। अभी हालात ऐसे हैं कि गो मगो है, अभी क्लियर नहीं हुआ। लिंगर ऑन, अभी लिंगर ऑन करेगा, अभी देखें क्या फैसला होता है। ठीक है। ये मुझे बताइए, जब हम सहाफ़त की बात करते हैं, हम आप लोगों से सीखते हैं, आप माशाल्लाह से सीनियर हैं, तमाम सूरत हाल, हालात व वाक़यात, हिस्ट्री सब देखा है आप लोगों ने अपनी आंखों से। कोई एक सहाफ़ी जब किसी एक पार्टी को खुलकर सपोर्ट करता है तो क्या हम उसे सहाफ़ी कह सकते हैं? नहीं, सहाफ़ी तो कहेंगे, लेकिन जानिबदार सहाफ़ी कहेंगे। जानिबदार सहाफ़ी कहेंगे, ऐसा होना चाहिए? नहीं, देखें, टिल्ट्स तो होते हैं आपका, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अपने टिल्ट को छुपा के रखें। जब आपका टिल्ट जाहिर होना शुरू हो जाए तो फिर आप जानिबदार हो जाते हैं। देखें, हर एक की सियासी हमदर्दी तो होती है किसी ना किसी से। आप किसी ना किसी को वोट तो देते हैं, आपकी सिंपैथी भी होती है, पसंदीदगी भी होती है। लेकिन जब आप तज्जिया करें तो उस वक्त कोशिश करें कि अपनी पसंदीदगी को पीछे रखें और असूल और कायदे की बुनियाद पर क्रिटिसिज्म करें और क्रिटिकली व्यू लें।
ये नहीं कि जो पसंद है बस उसकी हर चीज ही पसंद है, वो गलत भी करे तो पसंद है ठीक है, और ठीक भी करे तो पसंद है, नहीं जुनून नहीं होना चाहिए। नहीं, उसका भी आप जायजा लें, उसकी गलतियों पर भी टोकें, तो फिर आप अच्छे साफी हैं। आपको आजकल कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? मुझे अब पार्टियां उस तरह से पसंद नहीं है। नहीं है? नहीं, पहले पीपल्स पार्टी किसी ज़माने में पसंद होती थी, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद मैं अब जमहूरियत जो है वो मेरा आइडियल है, और जो पार्टी जमहूरियत के ज़्यादा करीब हो वो मुझे अच्छी लगती है। ये तो सियासी जवाब है। नहीं, सच कह रहा हूँ कि कोई भी पार्टी जो है कभी कोई नून अच्छा काम कर देती है, कभी पीटीआई अच्छा काम कर देती है। मसलन जनरल मुशर्रफ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट बनाई मैंने उसकी खुल के तारीफ की कि ये उनका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है। तो मतलब इस तरह से मैं अब इकदामात या पॉलिसियों पे बात करता हूँ। अब वो पर्सनैलिटीज़ और पॉलिटिकल पार्टी से जो मेरा है वो दिलचस्पी उस तरह से नहीं रही। क्या किसी सहाफ़ी को हुकूमती ओहदा लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो क्या सहाफ़त छोड़ देनी चाहिए? मेरी राय में तो बिल्कुल मैं तो इसका असूली तौर पे कायल हूँ कि नहीं लेना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और जो है फिर सहाफ़त छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अब क्या करें, हमारे बहुत से दोस्तों ने ओहदे ले लिए हैं। नजम सेठी साहब हैं, नजम सेठी साहब हैं और हैं फाद हुसैन साहब हैं, जो जिन्होंने भी लिए हैं, चले उन्हें मुबारक करे, अल्लाह करे कि वो कुछ अच्छा कर गुजरे। आपको कभी किसी हुकूमती ओहदे की ऑफर नहीं आई? मुझे भी थोड़ी बहुत होती रही पेशकशें, लेकिन मेरी दिलचस्पी नहीं है। जवाब दे दिया? मेरे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं। क्या कहा? मैं सहाफ़त ही करना चाहता हूँ। आपने कहा मैंने नहीं लेना? मैं सहाफ़त ही करना चाहता हूँ। नहीं, आपने कहा मैंने नहीं लेना। ठीक है। आप क्या समझते हैं, लिफाफा सहाफ़ी की जब अब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ येलो जर्नलिज्म उरूज पर है, माजरत के साथ। अक्सर हम देखते हैं लिफाफा सहाफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हम देख रहे होते हैं, चाहे वो रिपोर्टर्स हैं, वो एंकर्स हैं, वो सीनियर हो गए, लिफाफा सहाफ़ी के नाम से अक्सर लोगों को याद किया जाता है। आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, लिफाफा सहाफ़त तो मेरा ख्याल है किस्सा पारीना हो चुकी है। अब सहाफ़ी इतने अमीर हो चुके हैं। कैसे अमीर? उनकी तनख्वाहें, अच्छा। जो बड़े एंकर हैं उनकी सबकी इतनी तनख्वाहें हैं कि उनको ज़रूरत ही नहीं है वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने वाले या देने वाले हैं उनसे ज़्यादा अमीर है। सही है, ठीक है। बाकी जो बेचारे छोटे कैमरामैन हैं या वो हैं, वो छोटी मोटी हो सकता है माली इमदाद ले लेते हों, ठीक है, लेकिन बड़े सहाफ़ियों के बारे में तो अब ये सोचना कि वो कोई टिकट ले लेंगे या कोई फेवर ले लेंगे, मेरा ख्याल है कि उनको जरूरत ही उस पोजीशन में नहीं, उस पोजीशन में जो उभर रही हैं वो इस पोजीशन में है वो नहीं। वो भी देखें, गुजारिश ये है कि जो लिफाफा लेते हैं ना, फिर सारी जिंदगी वो लिफाफे पे ही रहते हैं, वो सहाफत में राइज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो फिर ज़ाहिर है जानिबदारी करते हैं। जब लिफाफा लेते हैं तो उसकी सपोर्ट भी करते हैं ना, ठीक है, तो फिर आप बड़े सहाफ़ी नहीं बन सकते। लेकिन लिफाफे की ऑफर भी उसको होती है जिसकी सुनी जाती है। छोटे सहाफ़ी को लिफाफे की ऑफर नहीं मैंने देखी। आप क्या समझते हैं, आपको कभी लिफाफे की ऑफर हुई है? जब मैं बहुत शुरू में आया तो उस जमाने में एक दफा हुई थी, लेकिन मैंने बड़ी सख्ती से इनकार कर दिया। क्या कहा था? मैंने कहा नहीं, ये नहीं काम करना, ये काम नहीं चलना। बिल्कुल ठीक है। जिंदगी में कितनी मोहब्बतें हुई? मोहब्बत हो जाती है बार बार, कई दफा हुई है। कितनी दफा हुई है? रात को घर सोना है अपने, सोच के जवाब देना है। नहीं, हो जाती है मोहब्बत, हो जाती है। अब जरा कम हो गई है, अब बूढ़े हो गए हैं, अब कम हो गई है। निभाई कितनी मोहब्बतें? हर एक निभाई है। सही बताएं? सही कहा आपने तो मेरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। कभी बेवफाई नहीं की। बेवफाई किसे कहते हैं? बेवफाई किसी को रद्द कर देना, रिजेक्ट कर देना। अच्छा, रिजेक्ट नहीं किया कभी किसी को। वेलकम एवरीवन नहीं, जो अच्छा लगे। बिल्कुल ठीक है। जिससे मोहब्बत हुई वहाँ शादी क्यों नहीं की? बस उस जमाने में स्टूडेंट थे, मैनेज नहीं हो सका, इस वजह से। आप अक्सर अपने प्रोग्राम्स में जो पर्सनालिटीज हैं उनसे उनकी इनकम पूछते हैं, तो ये सवाल एक आपका पर्सनली होता है या ऑफिशियली होता है? पर्सनल होता है। आपकी कितनी इनकम है? मेरी भी है 15-20 लाख। आप समझते हैं कि आप सेटिस्फाइड हैं? सेटिस्फाइड। बिल्कुल ठीक है। ये मुझे बताइए कि मौजूदा सूरत हाल की जब हम बात करते हैं, इनकम्स की जब हम बात करते हैं, महंगाई के दौर की जब हम बात करते हैं, छोटे सहाफ़ियों की जब हम बात करते हैं, कैमरामैन्स की जब हम बात करते हैं, तो इन सब के साथ इंसाफ हो रहा है? नहीं हो रहा। कैसे होगा? होना चाहिए।
कैमरामैन, प्रोड्यूसर्स, इंसाफ हो रहा है नहीं, इनके साथ? बिल्कुल नहीं हो रहा। सबके दो तीन तो बच्चे हैं ना, कम से कम बड़ी दो तो ज्यादती हैं। हो रही है, बड़ी ज्यादती हो रही है। तो मैसेज देना फिर। मैं नहीं, मैसेज मेरा यही है कि सबको फेयरली ट्रीट करना चाहिए। बल्कि अब तो ये है कि मुझे बच्चे सुना रहे थे हमारे अदारे के कि जो पियन है उसकी तनख्वाह और उनकी जो तनख्वाह है, जो MA पास लड़के हैं, उनकी तनख्वाह में 1000 का फर्क है सिर्फ। ओहो हो, तो तालीम किधर गई? 16 साल जिसने पढ़ा, किधर गए? जिसने 16 साल पढ़ा है और जिसने कुछ नहीं पढ़ा, उसकी तनख्वाह बराबर है। और वो बेचारा, उसके ज़ाहिर है उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी डिफरेंट होगा, उसका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ें बड़ी तकलीफदें हैं। असल में मीडिया का जो था ना राइज, वो डिक्लाइन में चेंज हो गया और इसमें हुकूमतों का और एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा रोल है। अगर हम जिस तरह जा रहे थे ना, अगर जाते रहते तो मेरा ख्याल है कि सारा इंडस्ट्री बेहतर हो जाती। जैसे हम जा रहे थे, तनख्वाहें हमारी भी बढ़ रही थी, कैमरामैनों की भी बढ़ रही थी, सभी की बढ़ रही थी, एडवर्टीजमेंट आ रही थी। लेकिन जब से एस्टेब्लिशमेंट की और जियो की लड़ाई हुई, उसके बाद से मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब हो गया। कभी अब कोई ज़ेरे अताब आ जाता है, कभी कोई ज़ेरे अताब आ जाता है, और ओवरऑल जो रेवेन्यू था वो कम हो गया। और अब मालिक भी ये कहने में हक बजानिब है कि हमारे पास पैसे ही नहीं तो दें कहाँ से। ठीक है, चैनल्स पर जो एंकर्स हैं वो स्विच करते रहते हैं, कभी कोई कहीं नजर आ रहा होता है, कभी कोई कहीं नजर आ रहा होता है, ये दुरुस्त है? बेहतर मौके के लिए जाना चाहिए। आपने स्विच नहीं किया, एक लंबे मैंने भी एक आधी दफा कोशिश किया, लेकिन मैं, आप गए भी थे लेकिन फिर वापस आ गए। मैं एडजस्टमेंट नहीं कर सका। क्या मतलब, क्या मुझे अपनी झेल नहीं सका इदारा आपको? नहीं, मैं जियो में बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, जियो और जंग में। अच्छा जी, मुझे अपना अपना लगता है, तो शायद मेरी जो लॉयल्टी है वो डिफरेंट है, या मेरी सोच डिफरेंट, आदत हो गई शायद, आदत हो गई है, रिलैक्स हूँ, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, पूरा सहाफती करियर स्टार्ट डे से लेके आज तक कितने साल हो गए? जी 1985 दिसंबर से शुरू किया है। कितने साल बनते हैं? मेरी पैदाइश से पहले। बिल्कुल ठीक है। ये बताइए सोहेल साहब, बड़े बड़े एंकर्स की जब हम बात करते हैं, माशाल्लाह से आपका भी नाम बड़े एंकर्स में आता है, बल्कि टॉप पर अक्सर हम देखते हैं आपका नाम आ रहा होता है। बड़े बड़े जो एंकर्स होते हैं, इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इनके बड़े बड़े फार्म हाउसेज और बड़े बड़े मामलात और लाइफ स्टाइल्स होते हैं। आपके कितने फार्म हाउसेज हैं? नहीं, मेरा कोई फार्म हाउस नहीं, मेरी अपनी आबाई ज़मीन है। अच्छा। और मेरा ये घर है जो आपने देखा हुआ है, तो बस यही काफ़ी है। इसकी बजाय अपने बच्चों की एजुकेशन पे जो है वो खर्च होगा। अभी मेरा बेटा बाहर जा रहा है अमेरिका पढ़ने। कोई शेर वेर रखने का शौक नहीं है? लाहौर में तो मैंने अक्सर देखे हैं, जो जरा तगड़ा होता है वो कहता है शेर ले आओ, शेर रखना है। हमने कबूतर रखे हुए हैं। कबूतर रखा हुआ है, कुत्ता रखा हुआ है। अच्छा। बस मोर रखे हुए हैं, वो आपने देखे हैं? बिल्कुल मैंने देखे। अखबार की जगह ले ली है जनाब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जब हम बात करते हैं तो अब उससे आगे एक स्टेप आ गया है डिजिटल मीडिया। आप कहाँ देख रहे हैं डिजिटल मीडिया को? डिजिटल मीडिया बड़ी तरक्की कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक से बहुत आगे चला जाएगा। उसकी वजह यह है कि लोग, इजी है, मुझे भी टीवी देखने में मुश्किल पेश आती है, इसलिए जो टेलीफोन है वो सबसे आसान है। हाथ में पकड़ो, हाथ में देखो, ये टीवी भी बन जाता है, ये अखबार भी बन जाता है। ठीक है, अखबार भी इसमें पढ़ लें, टीवी भी देख लें, तो इससे आसान क्या चीज़ है? लेकिन सोहेल साहब आप इस हवाले से क्या कहेंगे, जब हम बात करते हैं डिजिटल मीडिया की, यूट्यूबर्स की, तो यूट्यूबर्स इस कदर तादाद में ज़्यादा हैं कि कुछ लोग जब अपना टेम्परामेंट लूज़ करते हैं तो यूट्यूबर को एक गाली समझते हैं। इस पर क्या कहेंगे? जिसका जो दिल करता है वो उठा के अपलोड कर देता है, मर्जी क्या? मेरा ख्याल है रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म होनी चाहिए, उनको थोड़ी ट्रेनिंग हासिल करनी चाहिए। पहले देखें ना, जो अखबार होता है ये तो कलेक्टिव विजडम होती है। इसी तरह जो टीवी चैनल होता है ये भी कलेक्टिव विजडम होती है। जब आप रिपोर्ट करते हैं तो इसको चेक करने वाले कई लोग होते हैं, फिर पॉलिसी होती है, फिर पॉलिसी होती है जो प्रोड्यूसर पहले चेक करता है, फिर जो आपका डायरेक्टर न्यूज़ है या डायरेक्टर जो एंटरटेनमेंट है वो चेक करता है, फिर उसके बाद मालिक जो है वो भी आपकी पॉलिसी पे नज़र रखता है। ठीक है,
और आप खेलते भी उसी पॉलिसी और उसी पॉलिसी के अंदर रह के खेलते हैं, उससे आप बाहर नहीं जा सकते। तो जो यूट्यूबर है उनके ऊपर कोई पॉलिसी लागू नहीं होती, तो जब तक कोई उनके ऊपर ट्रेनिंग भी नहीं है, जब तक उनकी जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी, कोई पॉलिसी लागू नहीं होगी, उस वक्त तक वो ठीक नहीं होंगे। आपका ब्रेड एंड बटर सहाफत है या कुछ और? सिर्फ सहाफत। सिर्फ सहाफत, क्या वजह है? कभी जहन नहीं गया किसी बिजनेस की तरफ, बाहर सेटल होने की तरफ? नहीं। क्या वजह है? मैं आई एम वेरी हैप्पी, अपने मेरा जुनून भी सहाफत है और मेरा प्रोफेशन भी सहाफत है। ठीक है। तो इसलिए मुझे इसमें बहुत मजा आता है। मजा आता है? बहुत मजा आता है। मैं अपना प्रोग्राम कर रहा होता हूँ या कॉलम लिख रहा होता हूँ या अपना काम कर रहा होता हूँ, मुझे उसके बगैर चैन भी नहीं आता। आदत सी हो गई। आदत हो गई। तज्जिया आपका सुनने लोग दूर दूर से आते हैं, स्विच करते हैं, पसंद करते हैं और बड़े बड़े नाम पसंद करते हैं। आपका तज्जिया आपके घर में आपकी बेगम सुनती? नहीं, कभी कभी पूछ लेती है। कभी कभी कोई हफ्ते 10 दिन बाद आएगी तो एक आधा सवाल पूछेगी कि ये क्या इलेक्शन हो रहे हैं, अच्छा। या कोई इस तरह की बात, कोई ना कोई, क्या ये काबीना काम करेगी या हुकूमत रहेगी, अच्छा, महंगाई कब खत्म होगी, या इस तरह के सवाल पूछते फिर आप सियासी जवाब देते हैं, वो टीवी वाला या के सही वाला? नहीं, सही वाला जवाब देता हूँ। टीवी में भी सही जवाब देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि हकीकत के करीब रहूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हकीकत अगर पूरी 100% नहीं भी बयान कर सकता, ठीक है, तो कम से कम हकीकत के करीब रहूँ। बिल्कुल सही। नवाज शरीफ के लाइफस्टाइल को, नवाज फैमिली को बड़े करीब से आपने देखा है, ऐसी कौन सी चीजें हैं या ऐसी कोई एक चीज मैं चाहूंगी कि आज के प्रोग्राम में आप ब्रेक करें जो आवाम नहीं? फैमिली वैल्यूज। फैमिली वैल्यूज बहुत। मैंने नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को जितनी अपने वालिद की ताजीम करते देखा है, वो खत्म थी। रिश्तों की इज्जत, रिश्तों की इज्जत बहुत है उनके यहाँ। ऐसी कौन सी ख्वाहिश जिंदगी में जो पूरी होना चाहती थी, पूरी करना चाहते थे लेकिन पूरी कर नहीं पाए? कोई ख्वाहिश नहीं रही जी, सच्ची बात है। सब ख्वाहिशें पूरी हो गई। दुनिया की सैर कर ली, उम्रे कर लिए, जो है किताबें लिखने का शौक था, किताबें लिख ली। नाम बनाने का शौक होता है, नाम बन गया, वो बन गया। इनकम भी ठीक है, तो कोई ऐसी, बस अब यही है, बच्चा है, बेटा है, कि वो पढ़ के आ जाए, अल्लाह इतनी जिंदगी दे दे कि उसको देख लें, बस। बेटे को सहाफत में लाने का शौक है? नहीं, वो खुद भी नहीं आना चाहता, मुझे भी नहीं शौक, इकोनॉमिस्ट बनना चाहता है। अच्छा, बकरा ईद के हवाले से क्या कहेंगे? बकरा ईद पे भी अब मैं घर में फैमिली में बड़ा रह गया हूँ, बड़े जो हैं दुनिया से चले गए, तो सारे मेरे कजन्स घर आ जाते हैं, उनकी बीवियाँ, बच्चे, तो काफ़ी शोर शराबा होता है। ईद के दिन यहीं रहते हैं सारे, लंच हम इकट्ठे करते हैं। कई दफ़ा वो ईद की नमाज पढ़ने भी यहीं आ जाते हैं, इकट्ठे मिलकर इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं, फिर इकट्ठे खाना खाते हैं, तो उसके बाद बस दिन गुजर जाता है। खाने में ज्यादा क्या पसंद है जो स्पेशली आप फरमाइश करते हैं? जी, मुझे पुलाव बहुत पसंद है। मटन पुलाव? मटन पुलाव। पुलाव की भी बहुत सी किस्में हैं ना, काबली पुलाव है, मटन पुलाव है। मटन पुलाव। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैसेज यही दूंगा कि कोशिश करें कि पाकिस्तान जो है एक प्रॉस्परस और एक जमहूरी मुल्क जो है वो बने, और इसके लिए सारे स्ट्रगल करें, इकानमी को ठीक करने की कोशिश करें और आपस में मिसाक के इकानमी करें, ताकि हुकूमतें बदलती भी रहें तो इकानमी पे फ़र्क ना पड़े। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।